गुड मॉर्निंग ऑल आप सभी दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि गुलाम वंश पे आधारित है। और गुलाम वंश में हम पहला देखेंगे बाबर। चूंकि बाबर टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और ये मेडवल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है जो कि हम लोग देखते हैं घटना चक्र पर आधारित है। तो बाबर से रिलेटेड पूरा फैक्ट्स देख ले रहे हैं और जो भी क्वेश्चन अब तक मुगल वंश में बाबर से बने हुए हैं उन सारे जो है क्वेश्चनों को पीवाई की क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो इसमें मुगल वंश में जो पहला शासक होता है वो होता है बाबर। और बाबर के बारे में कहा जाता है कि मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे और इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, जिसके अधिकार में मध्य एशिया, तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। और बाबर की अगर बात करें तो बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा योम कुलतुग निगार खानम के घर हुआ था। अर्थात इसके पिता का नाम शेख मिर्जा था और माता का नाम निगार खानम। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 यानी जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। शैवानी खां ने 1501 में शरी पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेगों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की और 1506 ईस्वी या 1507 में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि इसने धारण की पादशाह की उपाधि जो है ये बाबर ने धारण की। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार यानी भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी खां और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के लिए भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। फिर पानीपत का पहला युद्ध होता है और ये कई बार पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किसके किसके मध्य? बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। बाबर के प्रथम विशिष्ट सुविधाएं थी इसके उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। किसने घोषित किया? बाबर ने, और बादशाह की पदवी धारण की, पर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यानी बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो मुगल साम्राज्य की नींव जो डालने वाला शासक था वो था बाबर। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। कई बार पूछा गया है कि बाबर ने किस नीति का प्रयोग करके पानीपत का युद्ध जीता, तो तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके पानीपत का पहला युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था।
और इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, उसका जिसका नेतृत्व, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। और बंदूक बंदूकचियों का नेतृत्व जो है मुस्तफा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि जो है प्रदान की। तो कलंदर की उपाधि किसे मिली थी? बाबर को मिली थी। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। तो तोपों का प्रयोग किसमें किया गया था? पानीपत की पहले युद्ध में। बाबर ने खानवा का युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी और खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को जो है लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। तो पानीपत का पहला युद्ध जो है इब्राहिम जो है लोदी के मध्य, और खानवा का जो युद्ध हुआ ये 1527 में हुआ, इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। वो 1526 और ये 1527। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी, ध्यान रखिएगा, गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर जो है अधिकार कर लिया और इस युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। तो जो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में हुआ, जिसमें मेदिनी राय मारा गया। और घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ, जिसमें बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। उसके बाद अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था की। भारत से बाहर बदख्शां का शासन हुमायूं, मीर फख्र अली और हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया। कामरान को काबुल, कंदहार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद था और हिसार, फिरोजा जो है सम्मिलित थे। हिसार, फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने जो है एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शां से बिहार तक फैला था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। इसे तुजुक बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें से एक है विजयनगर तथा दूसरा है मेवाड़। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया है, जो कि तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद में उसने एक नवीन शैलों में मुबियान जो है लिखा है, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना रिशाल ये उसज अर्थात खत ये बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। और मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक जो थे वो मीर बाकी थे। मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने करवाया था, जो कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक थे। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एक ना क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं मुगल वंश से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान
जो था वह इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो ये पहले नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए ही विकल्प सही है, अर्थात इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक वस्तुतः थे वह चगताई तुर्की थे, अर्थात राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का सी विकल्प सही है, चगताई तुर्क। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो सर ए पुल के युद्ध में बाबर को जो पराजित किया था वो शैबानी खां ने पराजित किया था, अर्थात राइट ऑप्शन 3 नंबर का भी विकल्प सही है, शैबानी खां। शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। तो ऑटोमन युद्ध पद्धति को जो भारत में अपनाया था वह बाबर ने अपनाया था, राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है, बाबर। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में हुआ था उसमें अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण था कि उसका विशाल तोपखाना था और जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, राइट ऑप्शन 5 नंबर का डी विकल्प सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी, उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया और इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में ही मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया, यानी घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था कि उसकी सैन्य कुशलता, अर्थात राइट ऑप्शन 6 नंबर का बी विकल्प सही है, उसकी सैन्य कुशलता के कारण बाबर की जीत हुई और यही इसका मुख्य कारण था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था। तो बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का जो मेन कारण था वह कुशल सेना नायक, राइट ऑप्शन 7 का डी विकल्प सही है, कुशल सेना नायक। बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण कुशल सेना नायकत्व था। और उसके बाद 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो तोप का प्रयोग पहली बार जो किया गया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही है, पानीपत का प्रथम युद्ध।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। साथ ही साथ परंतु बाबर ने 1519 ईस्वी में बजौर जो कि पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक जो है दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। राइट ऑप्शन 9 नंबर का बी विकल्प से ही इब्राहिम लोदी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था और ये किया था 1526 ईस्वी में। राइट ऑप्शन 10 का बी विकल्प सही है 1526। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, ये भी सही है। लेकिन चंदेरी का जो युद्ध हुआ ये 1530 में नहीं हुआ था, तो ये जो है गलत है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन 11 का सही सुमेलित नहीं है, डी विकल्प। इसमें कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर राणा सांगा के बीच हुआ और घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासक के बीच हुआ। जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ और बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। तो डी सही सुमेलित नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने का जो फलस्वरूप था वो क्या था? पहला, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो ये गलत है। दूसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई, ये भी गलत है। तीसरा, अगर इस क्षेत्र में तैमूरी यानी तिमोरिद राजवंश स्थापित हुआ, ये सही है, यानी तैमूर राजवंश स्थापित हुआ। तो 12 नंबर का जो तीसरा विकल्प और तीसरा कथन है वो सही है, तो अर्थात केवल और केवल बी विकल्प सही है, तो जिसमें तीसरा सही है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका 12 का बी विकल्प सही है। इसमें कह रहा है कि बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य से किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूकों का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वो चंगेज खां मंगोल का वंशज था, पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर पर्वत सत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधारी में विश्वास करता था और मेहराब और मोहम्मद गुंबद बनाने की जो शुरुआत है वो सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लाम वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में जो है उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। उसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया जो कि ईंटों से निर्मित था। हुमायूं ने देनपनाह नगर की नींव रखी जो रोड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेर शाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों के निर्माण और संगमरमर तथा रंगीन टाइलों के प्रयोग से ये प्रकट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ये कोहना का निर्माण शेर शाह के द्वारा 1541 में किया गया। इसके निर्माण में लोधी शैली की जमाली मस्जिद जो कि 1536 ईस्वी में दिल्ली में निर्मित हुई थी की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक
गुंबद रखी गई। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है, जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो जिहाद की जो घोषणा की थी वो खानवा के युद्ध में बाबर ने किया था। तो राइट ऑप्शन 13 का बी विकल्प सही है, खानवा का युद्ध। इसमें कह रहा बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का जो युद्ध है वो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ और इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी। तो राणा सांगा ने बाबर के जो विरुद्ध लड़ाई की थी वो खानवा के युद्ध में किया था। तो राइट ऑप्शन 14 का बी विकल्प सही है, खानवा का युद्ध। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था और वह था, यानी वह राजा कौन था। तो वो थे राणा सांगा। राइट ऑप्शन 15 का डी विकल्प सही है। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था और बाबर की विजय हुई थी। तो राइट ऑप्शन 16 का सी विकल्प सही है, राणा सांगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा बाबर। राइट ऑप्शन 17 का ए विकल्प सही है, बाबर। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुलतुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। तो ये धारण की थी काबुल में, अर्थात राइट ऑप्शन 18 का बी विकल्प सही है, काबुल। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन जो है उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 ईस्वी में काबुल विजय की तथा काबुल में ही 1506 या 1507 ईस्वी में अपने जो है अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की थी। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर के साम्राज्य में शामिल है, यानी बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। कौन कौन सम्मिलित थे। तो काबुल का क्षेत्र बाबर के साम्राज्य में शामिल था, ये सही है। और पंजाब का क्षेत्र बाबर के साम्राज्य में शामिल था, ये भी सही है। और आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था वो भी जो है बाबर के साम्राज्य में शामिल था, ये भी सही है। लेकिन आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र ये शामिल बाबर के जो है साम्राज्य में शामिल नहीं था। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ये तीनों क्षेत्र जो है बाबर के साम्राज्य में शामिल थे। काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कह रहा है कि बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था, किंतु आधुनिक राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासन अंतर्गत आता था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह मुगल सम्राट जो है जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वह मुगल सम्राट कौन था। वो मुगल सम्राट थे जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, अर्थात राइट ऑप्शन 20 नंबर का ए विकल्प सही है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर
कि जीवन से धैर्य व संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल अवस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना, परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। और उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में जिस हिंदू राज का उल्लेख किया है और वो हिंदू राज है मेवाड़। राइट ऑप्शन 21 का सी विकल्प सही है, मेवाड़। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया उसमें से एक विजयनगर तथा दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा यानी मेवाड़ के शासक थे उस समय, ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो मैं अर्थात राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए हैं, कथन कारण पर आधारित क्वेश्चन है ये, और इसमें कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए से और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये कह रहा है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, एकदम करेक्ट है। और कारण कह रहा है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो ये गलत है। मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की नहीं थी, फारसी थी, तो कारण गलत है और कथन सही है। इस हिसाब से राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। और उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है जिसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त होता है, तो कथन सही और कारण गलत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। तो तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, तुर्की। और लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कराया था मीर बाकी के द्वारा। तो राइट ऑप्शन 24 का डी विकल्प सही है, मीर बाकी। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। और 24 क्वेश्चन हम लोगों ने मुगल वंश में जो पहला शासक आता है बाबर, बाबर से रिलेटेड 24 पीवाई की क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं, खाली स्टेट पीसीएस में या आरओ में पूछे गए हैं, बाकी तो अन्य छोटे एग्जामों में, वनडे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चूंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग मुगल वंश में दूसरा शासक देखेंगे और ये मेडवल हिस्ट्री का 13वां लेक्चर है। जो लोग घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास न देखे हों, प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक देख सकते हैं। साथ साथ एनसीईआरटी सार संग्रह पूरी बुक कंप्लीट है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और जिस भी टॉपिक को आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट के माध्यम से हर टॉपिक के हर क्वेश्चन देख सकते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।